नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं। हम आरपीएससी बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, जो जहाँ भी बायोलॉजी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत ही अच्छे से कारगर साबित होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, यानी कि भ्रूणकी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं। देखो, अंडों के प्रकार, जो अंडे होते हैं उनके प्रकार कौन से होते हैं। तो पीतक की मात्रा के आधार पर एक तो होते हैं पीतक की मात्रा के आधार पर। देखो, पीतक की मात्रा के आधार पर अपीतकी होता है, जैसे मनुष्य का अंडा होता है वो अपीतकी होता है। मध्य पीत की यानी कि मीसोलेसिथल जिसको बोलते हैं, पीतक की मात्रा मध्यम होती है, यानी कि ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो मध्यम प्रकार की जो पीतक की मात्रा होती है उसको बोलते हैं उभयचर के अंडे। एग्जाम्पल है उभयचर के अंडे। पीतक विवरण के आधार पर बात करें तो पीतक विवरण के आधार पर संपीतकी, डिस्कॉइडल और सेंट्रोलेसिथल। देखो, पीतक वितरण के आधार पर संपीतकी यानी कि आइसोलेसिथल, संपीतकी यानी कि आइसोलेसिथल, जैसे माइक्रो और एलेसिथल। ठीक है, आइसोलेसिथल होते हैं, डिस्कॉइडल होते हैं। डिस्कॉइडल जो होता है पीतक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे पक्षी और सरीसृप। ठीक है, पीतक जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि पक्षी और सरीसृप। डिस्कॉइडल पीतक अत्यधिक मात्रा में होता है, जैसे पक्षी और सरीसृप। सेंट्रोलेसिथल यानी कि सेंट्रोलेसिथल जो होते हैं वो होते हैं कीटों के अंडे। ठीक है, अंड कवच के आधार पर बात करें तो एक तो होता है क्लीडोइक एग। अंड कवच के आधार पर एक तो होता है क्लीडोइक एग, यानी कि अंडे के चारों ओर कठोर कवच पाया जाता है। अंडे जो होते हैं, अंडों के चारों ओर क्या पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लीडोइक एग। अब अंड झिल्लियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो अंड झिल्लियों का वर्गीकरण के बारे में बात करें, अंड झिल्लियों का वर्गीकरण देखो, प्राथमिक अंड झिल्ली यानी कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, प्राथमिक अंड झिल्ली यानी कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसे ऊसाइट स्वयं स्रावित करता है, यानी कि विटेलाइन, जोना पेल्यूसिटा और जोना रेडिएटा। देखो, प्राथमिक अंड जो झिल्ली होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है, इसे ऊसाइट या स्वयं ये इसे ऊसाइट स्वयं स्रावित करता है। जो ऊसाइट होता है वो स्वयं स्रावित करता है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्राथमिक अंड झिल्ली होती है ये विटेलाइन, जोना पेल्यूसिटा और जोना रेडिएटा। विटेलाइन, जोना पेल्यूसिटा और जोना रेडिएटा, ये क्या है, प्राथमिक अंड झिल्ली होती हैं। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो होती है, इनका स्रावण अंडाशय के द्वारा किया जाता है। देखो, उसके प्राइमरी जो होती है उसका तो ऊसाइट स्वयं स्रावित करता है, लेकिन जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है इसका स्रावण अंडाशय द्वारा किया जाता है। कोरोना रेडिएटा और कोरियन, कोरोना रेडिएटा और कोरियन। ठीक है, टर्जरी एग मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो जेलीकोट शेल और शेल मेम्ब्रेन, जेलीकोट शेल और सेल मेम्ब्रेन होता है टर्सरी एग मेम्ब्रेन के बारे में बात करें। अंड झिल्लियों के कार्यों के बारे में बात करें तो अंड झिल्लियों के कार्य हैं सुरक्षा, बहुशुक्राणु कोशिका अंडे में प्रवेश, बहुशुक्राणु का अंडे में बहुशुक्राणु कोशिका जो होती है उसका अंडे में प्रवेश को रोकना अंड झिल्लियों का कार्य होता है। अंड झिल्लियाँ सुरक्षा भी प्रोवाइड करती हैं। उभयचरों के अंडों को प्लवनशील बनाना इनका कार्य होता है। अब निषेचन के बारे में बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, नर व मादा युग्मकों का जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं सिंगेमी। नर व मादा युग्मकों का संयोजन होता है उसको बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। इनके कोशिका द्रव का संयोजन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इनके कोशिका द्रव का जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इनके पूर्व केंद्रकों का समीकरण होता है उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। देखो, मादा युग्मकों का संयोजन संगेमी कहलाता है, कोशिका द्रव का संयोजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है, और केंद्रकों का समीकरण कैरियोगेमी, और इसके गुणसूत्रों का जो मिलान होता है वो होता है एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। नोट के बारे में बात करें, देखो, सी अर्किन के अंडों को समुद्री जल में रखने पर जल गाढ़ा हो जाता है और उसको बोलते हैं एग वाटर। सी अर्किन के अंडों को समुद्री जल में रखने पर जो जल होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं एग वाटर। इसके संपर्क में सी अर्किन के शुक्राणु परस्पर चिपक जाते हैं और जिसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। इसके संपर्क में जो सी अर्किन के जो शुक्राणु होते हैं वो क्या है, परस्पर इससे चिपक जाते हैं और उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, इस अंड से पानी में घुले पदार्थ फर्टिलाइजन की शुक्राणुओं के एंटी फर्टिलाइजन से क्रिया स्पष्ट होती है। यानी कि जो अंड से पानी में घुले जो पदार्थ होते हैं फर्टिलाइजन और शुक्राणुओं के एंटी फर्टिलाइजन से क्रिया जो होती है वो स्पष्ट होती है। निषेचन हमेशा जो होता है वो जातीय होता है, यानी कि इंटरस्पेसिफिक होता है। निषेचन कैसा होता है, हमेशा इंटरस्पेसिफिक होता है।
अंतर्जातीय होता है। निषेचन का जो क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक होता है। निषेचन के महत्व के बारे में बात करें तो निषेचन द्वारा अंडाणु कोशिका यानी कि oocyte का द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पूर्ण होता है। निषेचन द्वारा अंडाणु कोशिका यानी कि oocyte का द्वितीयक परिपक्वन विभाजन जो होता है वो पूर्ण होता है। पैतृक गुणसूत्रों के मिश्रण से नए लक्षण संतति में पहुंचते हैं। और निषेचन के द्वारा क्या होता है, पैतृक गुणसूत्रों के मिश्रण से नए जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, अपना नेक्स्ट जो जनरेशन होती है संतति में वो पहुंचते हैं। शुक्राणु का सेंट्रियोल अंडाणु में पहुंचकर निषेचन अंड को विदलन हेतु प्रेरणा देता है। शुक्राणु का जो सेंट्रियोल होता है अंडाणु में पहुंचकर निषेचन जो अंड है उसके विदलन हेतु उसको उसके क्लीवेज के लिए उसको प्रेरित करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विदलन के बारे में, क्लीवेज के बारे में। सेल्यूलेशन और सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम वॉन बेयर ने प्रस्तुत किया था इसको। किसको? वॉन बेयर ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, विदलन के बारे में बात करें या सेल्यूलेशन और सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो वॉन बेयर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया था विदलन को। निषेचन अंडों में बारंबार समसूत्री विभाजन होता है। निषेचन जो अंडे होते हैं उसमें बारंबार समसूत्री विभाजन होता है, वह बहुकोशिकीय संरचना में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, निषेचन अंडों में बारंबार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, बारंबार समसूत्री विभाजन होता है, कॉन्टिन्यूसली समसूत्री विभाजन होता है। इन निषेचन जो अंडे हैं इसमें बहुकोशिकीय संरचना में ये बदल जाते हैं। और विदलन से बनने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। विदलन से जो बनने वाली कोशिका होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। ठीक है, गैस्ट्रोला अवस्था के बाद विदलन पूर्णतः बंद हो जाते हैं। गैस्ट्रोला अवस्था के बाद जो विदलन होते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। गैस्ट्रोला अवस्था के बाद जो विदलन होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः बंद हो जाते हैं गैस्ट्रोला के बाद में। अब विदलन का वर्गीकरण देखते हैं तो विदलन का जो वर्गीकरण होता है वो ब्लास्टोमियस की नियति के आधार पर होता है। ठीक है, ब्लास्टोमियस की नियति के आधार पर होता है इसका विदलन का वर्गीकरण जो होता है, निर्धारी और अनिर्धारी। तो ब्लास्टोमियस की नियति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो निर्धारी होता है, एक अनिर्धारी होता है। डिटर्मिनेट यानी कि निर्धारी प्रत्येक ब्लास्टोमेयस भ्रूण का एक निश्चित भाग बनाता है। प्रत्येक जो ब्लास्टोमेयर होता है भ्रूण का एक निश्चित भाग बनाता है तो उसको बोलते हैं निर्धारी, निर्धारित करता है प्रत्येक भाग को। और निर्धारी भ्रूण के सभी भागों को सभी ब्लास्टोमेयस मिलकर के बनाते हैं। और निर्धारी यानी कि भ्रूण के सभी जो भागों को सभी जो ब्लास्टोमेयस होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं। योग के आधार पर जो विदलन होता है वो वॉल्फेयर का नियम। ठीक है, योग के आधार पर जो विदलन होता है, योग के आधार पर विदलन होते हैं वो वॉल्फेयर का नियम है। एक तो योग के आधार पर वो वॉल्फेयर का नियम यानी कि योग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, विदलन दर के। योग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, विदलन दर के। एक तो है पूर्णभंजी, एक है अंशभंजी विदलन। देखो पूर्णभंजी यानी कि होलोब्लास्ट, देखो पूर्णभंजी विदलन यानी कि होलोब्लास्टिक समान पूर्णभंजी होता है। एक तो पीतक मात्रा समान रूप से वितरित होती है। असमान पूर्णभंजी यानी कि पीतक मात्रा मध्यम और असमान रूप से वितरित होती है। ठीक है, एक तो होता है पूर्णभंजी यानी कि होलोब्लास्टिक, एक होता है अंशभंजी यानी कि मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक के बारे में बात करें तो अंडों में पाया जाता है। ठीक है, होलोब्लास्टिक देख लिया। और एक है अंशभंजी यानी कि मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक में दो प्रकार आते हैं। मीरोब्लास्टिक में एक तो आता है डिस्कॉइडल, एक होता है सतही अंशभंजी, सरफेस वाला, सरफेस सुपरफिशियल यानी कि सतही अंशभंजी। ठीक है, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। अंडों में देखो अपीतकी अंडों में ये पाया जाता है। अपीतकी जो अंडे होते हैं उन्हीं में पाया जाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, अपीतकी अंडों में पाया जाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये डिस्कॉइडल होता है, सतही अंशभंजी होता है। एक तो होता है डिस्कॉइडल, एक होता है सतही अंशभंजी। डिस्कॉइडल यानी कि मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल जो होता है, और एक होता है सतही अंशभंजी। डिस्कॉइडल यानी कि रेप्टाइल्स और पक्षियों में होता है। डिस्कॉइडल जो होता है वो किस में होता है, डिस्कॉइडल जो होता है वो रेप्टाइल्स में होता है, पक्षियों में होता है। ठीक है, डिस्कॉइडल जो होता है वो रेप्टाइल्स में होता है, पक्षियों में होता है। सतही अंशभंजी यानी कि ये होता है कीटों में। रेप्टाइल्स और पक्षियों में कौन सा होता है, डिस्कॉइडल होता है रेप्टाइल्स और पक्षियों में। जबकि कीट जो होते हैं उनमें होता है क्या, ये सतही अंशभंजी विदलन होता है। ठीक है, अब मोरुला के बारे में बात करें तो मोरुला 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं, तूतक या मोरुला बोलते हैं।
8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं? मोरुला कहते हैं। कोरक खंडों का एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट में अलगाव भी इसी अवस्था में होता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। कोरक खंडों का एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट में अलगाव भी इसी अवस्था में होता है। कोरक खंडों का एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट में जो अलगाव होता है वो भी इसी अवस्था में होता है, मोरुला स्टेज में। ब्लास्टुला के बारे में बात करें तो इसमें कोशिकाओं के हटने से क्या बनता है? एक ब्लास्टोसील बनती है, कोरक गुहा बनती है। ब्लास्टोमेयस इस गुहा के चारों ओर, यानी कि ब्लास्टोमेयस जो होते हैं वो ये ब्लास्टोसील बनती है, कोरक गुहा बनती है, इसके चारों ओर परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस परत को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। इसमें कोशिका के हटने से कोरक गुहा यानी कि ब्लास्टोसील बनती है। ब्लास्टोमेयस इस गुहा के चारों ओर परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस परत को बोला जाता है ब्लास्टोडर्म। क्या बोला जाता है? ब्लास्टोडर्म कहते हैं। इस भ्रूणीय अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। ये जो भ्रूणीय अवस्था होती है पूरी कंप्लीट, इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टोडर्म कहते हैं, भ्रूणीय अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, निर्माण क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। निर्माण क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूथीरियन तथा मेटाथीरियम स्तनधारियों का ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। यूथीरियन और मेटाथीरियन, देखो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? यूथीरियन और मेटाथीरियन जो स्तनधारी होते हैं, कौन से? यूथीरियन और मेटाथीरियन स्तनधारियों का जो ब्लास्टुला होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। एम्ब्रियोनल नोब और ट्रोफोब्लास्ट के बीच एक कैविटी उपस्थित होती है और जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन गुहा या ब्लास्टोसील। एल्ब्यूमिन गुहा या फिर ब्लास्टोसील इसको कहते हैं। एम्ब्रियोनल नोब और ट्रोफोब्लास्ट के बीच एक कैविटी उपस्थित होती है और जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं जिसको। ठीक है, यह गुहा गर्भाशय की दीवारों द्वारा पोषक द्रव्यों को अवशोषित करती है, इसलिए इस गुहा को क्या बोलते हैं? पोषक गुहा कहते हैं। यह गुहा क्या करती है? ये जो ब्लास्टोसील जो होती है, एल्ब्यूमिन जो गुहा पाई जाती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है उसको पोषक द्रव्यों को अवशोषित करती है। पोषक द्रव्यों को क्या करती है? अवशोषित करती है, इसलिए इस गुहा को क्या बोलते हैं? पोषक गुहा कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। तो गैस्ट्रुलेशन यानी कि विदलन की प्रक्रिया इसमें रुक जाती है। जो गैस्ट्रोला स्टेज जब आ जाती है तो इसमें जो विदलन होता है यानी कि क्लीवेज जो होता है उसमें क्या है? उसकी विदलन की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे क्या होती है? रुक जाती है। ब्लास्टोमेयर का विभेदन के बारे में बात करें तो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीसो और एंडो। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, संरचना या विकास की गतियों के बारे में बात करें, देखो ब्लास्टोमेयर का जो विभेदन होता है वो 3 जर्मिनल लेयर्स के बारे में होता है, एक्टो, मीसो और एंडोडर्म। संरचना या विकास की गतियों के बारे में बात करें तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, इस दौरान भ्रूण में अंगों के बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, संरचना विकास की गतियों के बारे में बात करें तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है, इस दौरान भ्रूण में अंगों के बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इस दौरान भ्रूण में अंगों के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। इस दौरान कोशिका की गतियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका की जो गतियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एपिबोली, एक होती है एम्बोली। ठीक है, जो कोशिका की जो गतियाँ होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एपिबोली और एक होती है एम्बोली। एपिबोली यानी कि एक्टोडर्म बनाने वाली ब्लास्टोडर्म की जो ब्लास्टोमेयस की गति, एक्टोडर्म बनाने वाली ब्लास्टोमेयस की जो गति होती है उसको बोलते हैं एपिबोली। एपिबोली एक्टोडर्म बनाने वाली ब्लास्टोमेयस की जो गति होती है उसको बोलते हैं एपिबोली, और एम्बोली बोलते हैं मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाने वाले ब्लास्टोमेयस की गति। ठीक है, एम्बोली यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाने वाले ब्लास्टोमेयस की जो गति होती है उसको बोलते हैं एम्बोली। ठीक है, एपिबोली एक्टोडर्म बनाने वाली ब्लास्टोमेयस की जो गति होती है उसको बोलते हैं एपिबोली और एम्बोली। ये 2 प्रकार की गतियाँ क्या होती हैं? गतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, एपिबोली और एम्बोली। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक नई गुहा का निर्माण होता है और जिसको बोलते हैं आर्केंटेरोन गुहा। आर्केंटेरोन गुहा क्या है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक नई गुहा का निर्माण होता है और इसको बोलते हैं आर्केंटेरोन। रोपण और मानव भ्रूणकी के बारे में बात करें, इम्प्लांटेशन और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी।
क्या है, इम्प्लांटेशन और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। निषेचन के तुरंत बाद मोरुला के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। निषेचन जब होता है, रोपण और मानव इम्प्लांटेशन और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करें तो निषेचन के तुरंत बाद मोरुलस के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का। इस समय ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है और कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की जो यूटेराइन होती है एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है और कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय अंत स्तर में यानी कि एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में अंत स्थापित हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, अंत स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा कुछ एंजाइम्स के स्रावन से होती है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा कुछ एंजाइम के स्रावन से होती है। ठीक है। मानव में रोपण के बारे में बात करें तो सामान्यतः मध्यपाश यानी कि फंडस भाग में होता है। मानव में जो रोपण होता है वो सामान्यतः मध्यपाश यानी कि फंडस भाग में होता है। किस में होता है, फंडस भाग में होता है। जोना पेलुसिडा के कार्यों के बारे में बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट को अनुचित जगह पर रोपण होने से बचाती है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसको अनुचित जगह पर रोपण होने से बचाती है। कौन सी लेयर, जोना पेलुसिडा जो होती है वो वाली लेयर। रोपण के पश्चात यानी कि इम्प्लांटेशन के पश्चात गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। जो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है उसको बोलते हैं डेसिडुआ बोलते हैं। जन्म के समय गर्भ से डेसिडिया जो होता है वो भी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है। जन्म के समय गर्भ से क्या होता है, जो डेसिडुआ जो होता है वो भी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। गर्भ से डेसिडुआ जो होता है वो भी बाहर आ जाता है। भ्रूण और गर्भाशय की दीवारों में अंतरंगता के कारण मानव अपरा यानी कि डेसिडुएट प्रकार का हो जाता है। भ्रूण और गर्भाशय की दीवारों में अंतरंगता के कारण जो मानव अपरा होता है वो डेसिडुएट प्रकार का हो जाता है। ठीक है। अब इंटरस्टिशनल इम्प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। इन अंतराली रोपण यानी इंटरस्टिशनल इम्प्लांटेशन। यदि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय दीवारों में अंदर तक धंसा होता है, यदि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो गर्भाशय दीवारों में अंदर तक धंसा होता है और एंडोमेट्रियल ऊतकों के द्वारा ढका होता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय जो दीवार होती है उसमें अंदर तक धंसा होता है और ऊतकों से द्वारा ढका होता है, तो मानव में इस प्रकार की अंतरालीय रोपण प्रेजेंट होता है। इस प्रकार का ही मानव में पाया जाता है। मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं के बारे में बात करें तो 1 महीने पर क्या होता है, भ्रूण यानी कि भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। ठीक है। भ्रूण का हृदय फॉर्मेशन हो जाता है 1 महीने पर। सेकेंड महीने के अंत तक भ्रूण पाद या अंगुलियां विकसित हो जाती हैं। भ्रूण के पाद या अंगुलियां विकसित हो जाती हैं सेकेंड महीने के अंत तक। सेकेंड माह का जो अंत होता है उस तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। 12वें सप्ताह तक यानी कि पहली तिमाही तक अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। भ्रूण और पाद अंगुलियां विकसित हो जाती हैं। 12वें सप्ताह तक यानी कि पहली तिमाही तक अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। 5वां महीना यानी कि पहली गतिशीलता सिर पर बाल आ जाते हैं 5वें महीने में। और दूसरी तिमाही जो होती है आँख की पलकें क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। दूसरी जो तिमाही होती है उसमें आँख की जो पलकें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो मेम्ब्रेन्स होती हैं कुछ कशेरुकीय, एग्जाम्पल RAM यानी कुछ कशेरुकियों जैसे कि RAM में ब्लास्टुला जो होता है, कोरक जो होता है चर्म के रूप में पाया जाता है, जिसे कि क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। कुछ कशेरुकियों जैसे कि RAM में ब्लास्टुला जो होता है, कोरक जो होता है वो चर्म के रूप में पाया जाता है और जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या है, कुछ कशेरुकियाँ जैसे कि RAM यानी कि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में ब्लास्टुला जो होता है वो चर्म के रूप में पाया जाता है और जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ठीक है। इसका मध्य भाग भ्रूण फॉर्मेशन करता है और शेष पर्दीय भाग जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन कहते हैं।
इसका मध्य भाग भ्रूण का फॉर्मेशन करता है और शेष मध्य भाग तो क्या करता है, ब्लास्टोडर्म का जो मध्य भाग होता है वो तो एम्ब्रियो बना लेगा और शेष जो परिधीय भाग होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन कहते हैं उसको, वो बना लेता है, जो कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ कहलाती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन बनाता है और जो कि इसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ कहलाती हैं। ये विकासशील भ्रूण को सुरक्षा प्रोवाइड करवाती हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन क्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण होती हैं। ये विकासशील भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, पोषण देते हैं, श्वसन देते हैं, उत्सर्जन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। एमनियोन, कोरियोन, यॉक्सैक और एलेंटॉइस। ठीक है, एमनियोन, कोरियोन, यॉक्सैक और एलेंटॉइस। एमनियोन जो होता है प्रेजेंस के आधार पर, वर्टिब्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। इसकी एमनियोन की प्रेजेंस के आधार पर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एमनियोटा और अनएमनियोटा। ठीक है, एमनियोटा यानी कि RAM और अनएमनियोटा। ठीक है, मानव में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण, मानव में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण के बारे में बात करें तो गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप निर्मित होती है। ठीक है, मानव में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण के बारे में बात करें तो गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ये किसके फलस्वरूप होती हैं, गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। उसमें एमनियोन है, कोरियोन है, यॉक्सैक और एलेंटॉइस। एमनियोन चारों ओर से मीजोडर्म द्वारा आश्रित होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन करती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको बनाती है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें लटका रहता है ये। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। कोरियन जो होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स द्वारा निर्मित होती है। कोरियोनिक प्रवर्ध तेजी से वृद्धि कर अपरा के निर्माण में योगदान देते हैं। कोरियोनिक प्रवर्ध तेजी से वृद्धि करके अपरा के निर्माण में क्या देते हैं, योगदान देते हैं, इसको बोलते हैं कोरियोन। योक्सैक और एलेंटॉइस। एलेंटॉइस मीजोडर्म से निर्मित होते हैं, भ्रूण को अपरा से जोड़ने का कार्य करती है ताकि भ्रूण में श्वसन और पोषण की आपूर्ति हो सके। ठीक है, मीजोडर्म से निर्मित होते हैं एलेंटॉइस, भ्रूण को अपरा से जोड़ने का कार्य करती है ताकि भ्रूण में श्वसन व पोषण की आपूर्ति हो सके। सरीसृप व पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थों के संग्रह का कार्य करती है। सरीसृप व पक्षियों में ये एलेंटॉइस जो होती है वो सरीसृप और पक्षी जो होते हैं, रेप्टाइल्स और जो एवीज होते हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थों के संग्रह का कार्य करती है। उत्सर्जी पदार्थों के संग्रह का कार्य करती है क्या, एलेंटॉइस। ठीक है, प्रसव और दुग्ध स्रवण यानी कि पार्च्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक न्यूरो हार्मोनल प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, न्यूरो हार्मोनल प्रक्रिया है। कई परिवर्तन होते हैं इसमें। प्रोजेस्ट्रॉन, कई परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का जो स्राव होता है इस दौरान वो क्या होता है, बंद हो जाता है। पार्च्यूरेशन के दौरान प्रोजेस्ट्रॉन का जो स्राव होता है वो बंद हो जाता है, अपरा का जोड़ घुल जाता है, शिशु गर्भाशय की भित्ति जो होती है उससे क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ किसके द्वारा दिए जाते हैं, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा के से उत्पन्न होते हैं। जो अपरा होता है और पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा ये संकेत दिए जाते हैं जो कि गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ऑक्सीटोसिन मुख्य प्रसव हार्मोन होता है, गर्भाशय में तीव्र संकुचन प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। और इसके अलावा प्लेसेंटा अंडाशय में रिलैक्सन हार्मोन स्रावित होता है। प्लेसेंटा और अंडाशय से कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ हार्मोन्स पार्च्यूरेशन के दौरान कौन कौन से काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके, जनन स्तर और उनके व्युत्पन्न। जनन स्तर और उनके व्युत्पन्न। तो जनन स्तर में एक तो है एक्टोडर्म, एक है मीजोडर्म और एक है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है ग्रंथियां एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, जनन स्तर और उनके व्युत्पन्न के बारे में बात करें तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म में जो ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में सेवेशियस, पैरोटिड, स्वेट और लैक्रिमल। सेवेशियस, पैरोटिड, स्वेट और लैक्रिमल ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं एक्सोक्राइन में। ठीक है, ग्रंथियां होती हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जनन स्तर और उनके व्युत्पन्न के बारे में बात करें तो एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी कि ग्रंथियां होती हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन में सेबेशियस पैरोटिड स्वेट ग्लैंड्स या लैक्रिमल ग्लैंड्स आती हैं। और एक्टोडर्म से ही बनता है क्या, नर्वस तंत्र, यानी कि जो नर्वस तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से ही बनता है। मीजोडर्म से विकसित होती हैं कौन सी, हृदय होती हैं, ब्लड वेसल्स और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो मीजोडर्म से विकसित होती हैं। टीथ, अंडाशय एवं वृषण और किडनी और सभी जो जॉइंट्स होते हैं वो मीजोडर्म के द्वारा विकसित होते हैं। ठीक है, मीजोडर्म के द्वारा विकसित होते हैं हृदय, टीथ, अंडाशय और वृषण, किडनी और सभी जो जॉइंट्स होते हैं वो किसके द्वारा विकसित होते हैं, मीजोडर्म के द्वारा विकसित होते हैं। एंडोडर्म के बारे में बात करें तो एंडोडर्म में लिवर है, पैनक्रियास है। कौन सा है, लिवर है और पैनक्रियास है। एंडोडर्म के बारे में बात करें तो लिवर है और पैनक्रियास है। लिवर और पैनक्रियास, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियास और पैराथायरॉयड। थायराइड, थाइमस, पैनक्रियास और पैराथायरॉयड, इट्सलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और स्टमक, ये है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो क्या क्या किस किस से कौन कौन सी चीज़ें बन रही थी उसके बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। जो अपरा होती है, अपरा जो होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो अंग जो विकासशील भ्रूण को गर्भाशय की दीवारों से जोड़कर माता के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। वह अंग जो विकासशील भ्रूण को गर्भाशय की दीवारों से जोड़ करके माता के रुधिर से पोषण प्रदान करता है, उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय तथा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन का स्रवण जो कि गर्भावस्था में सहायक होता है और आंतरिक संक्रमण से भी लड़ता है। क्या करता है प्लेसेंटा, ये अंग होता है जो कि विकासशील जो भ्रूण होता है, यानी कि विकसित हो रहा जो भ्रूण होता है उसको गर्भाशय की दीवारों से जोड़ करके, किससे, गर्भाशय की दीवारों से जोड़ करके माता के रुधिर से, यानी कि माता के रुधिर से पोषण प्रदान करता है और उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करता है, गैसों की विनिमय तथा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन का स्रवण करता है जो कि गर्भावस्था में सहायक होता है। तो यह आंतरिक संक्रमण से भी क्या क्या करता है, लड़ता है। अपरा 3 प्रकार से विभाजित होता है, नॉन डेसिडुएट टाइप और डेसिडुएट टाइप। यानी कि नॉन डेसिडुएट जन्म के समय गर्भाशय क्षतिग्रस्त नहीं होता है, नॉन डेसिडुएट। और डेसिडुएट यानी कि दृढ़ संयोजन, गर्भाशय दीवारों के साथ शिशु जन्म के समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, रक्त स्राव अधिक होता है। डेसिडुएट, देखो अपरा जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, एक तो होता है नॉन डेसिडुएट, एक तो होता है डेसिडुएट। और नॉन डेसिडुएट गर्भाशय क्षतिग्रस्त नहीं होता है और डेसिडुएट जो होता है उसमें गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो जाता है, रक्तस्राव अधिक होता है। मानव में भी यही होता है डेसिडुएट। देखो मानव का जो अपरा होता है वो कहलाता है कोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा का जो प्रकार है वो मानव में पाया जाता है, चमगादड़ में, कीटभक्षी प्राइमेट जो होते हैं उनमें पाया जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। यानी कि अपरा से जो संबंध होते हैं वो बहुत प्रगाढ़ होता है, अपरा के साथ संबंध जो होते हैं वो बहुत प्रगाढ़ होता है। भ्रूण का कोरियन माता के गर्भाशय के रुधिर पूल में तैरता है। भ्रूण का कोरियन माता के गर्भाशय के रुधिर पूल में क्या होता है, तैरता है। ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा मानव में पाया जाता है। ठीक है, मानव अपरा के हार्मोन्सों के बारे में बात करें तो मानव अपरा के हार्मोन्स हैं, 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। मानव अपरा के जो हार्मोन्स हैं वो 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्राडायोल होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। मानव अपरा के जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 हार्मोन्स तो ये होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 प्रोटीन हार्मोन होते हैं, एचसीजी और एचसीएस। एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन और एचसीएस यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन यानी कि एचसीएस और एचसीजी, ये 2 होते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो अन्य हार्मोन्स का स्तर होता है, जैसे अन्य हार्मोन्स का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। इनका स्तर जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स का जो स्तर है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे और देखेंगे। ठीक है, ओके।